आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब माय डियर लवर्स। तो चलिए स्टोरी सुनाते हैं। प्रीवियस पार्ट कुछ नहीं, चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। सानिया और उसकी पूरी फैमिली, रमेश, राजू, रमा, शीला, मतलब सब फैमिली, पूरी फैमिली जा चुके हैं। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद सब लोग बैठ के अपने अपने सीट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ पे बैठेगा। एक लाइन से सब लोग बैठ जाते हैं। सानिया के बगल में किया बैठती है, अगर दूसरे साइड में, और राइट साइड में कंगना बैठती है। कंगना के साइड में उसकी मॉम बैठती हैं, और इस तरह से मतलब सब लोग बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे दरवाजे पे उनका ध्यान होता है। सानिया की जो सास होती हैं, शालू जी, उनका ध्यान उनके रेस्टोरेंट के गेट पे होता है। इधर उन सबको किसी व्यक्ति के आने की आहट होती है। उसके पैरों की आवाज़ खट 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 इतनी तेज। सानिया ये सोचती है कि कौन है यार जो इतनी तेजी से आ रहा है। फिर पूरे फैमिली के लोग टर्न होते हैं तो देखते हैं, तो उनकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं और चेहरे पे बहुत सारे सवाल होते हैं, पर साथ में जवाब भी चाहते हैं कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो जवाब भी दे। पहले ही कविता आ चुकी होती है, कविता साथ में बैठ चुकी होती है। कविता की आंखें इस तरह से फटी हुई होती हैं। सानिया पीछे पलट के देखती है, कौन है? वहाँ पे जैस्मिन खड़ी होती है। हाँ, जैस्मिन। जैस्मिन ने पहले भी उसकी माँ की मदद की होती है, मगर अचानक से जैस्मिन वहाँ पे खड़ी हो जाती है। जैस्मिन को पहले ही शादी में सब लोगों ने देखा होता है और उनको उम्मीद नहीं होता कि वो यहाँ आ सकती है। फिर थोड़ी देर में ही सानिया ये सोच रही होती कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर उसकी माँ शालू जी उठ के जाती है कि अरे बेटा तुम, तो कहते कि हाँ नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। सबको नमस्ते करती कहते कि मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए आई थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो साइड वाला टेबल मैंने रिजर्व किया था। वैसे दिखाते हुए कहते कि तुम अकेले आई हो? शालू जी कहती हैं, कहती हाँ मैं अकेले आई हूँ, बाकी फैमिली मेम्बर्स जो आने वाले थे फिर लास्ट मोमेंट पे आदित्य और जय ने कैंसिल कर दिया, तो मैंने कहा कि मैंने टेबल रिजर्व किया है तो मैं चली जाती हूँ, इसलिए मैं आ गई। तो रमेश जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, बैठ जाओ, ज्वाइन करो हमें। जैस्मिन को सानिया देख के तो बिल्कुल खुश नहीं होती है, साथ में कंगना भी नहीं। उसका चेहरा उतर सा गया होता है। सानिया को शरारत सूझती है जब देखती है कंगना का चेहरा एकदम उतर सा गया है और वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो कहते हैं क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो कहते कि हाँ जैस्मिन, आओ ना बैठो, हम सबके साथ खाना खाओ। तो उसके साइड में कानों के पास आके क्या कहती है, जीजू। तो वो हैरान होके किया की तरफ देखती है। तो कहती है कि हाँ, जब कविता दीदी आपको जीजू बोल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। आफ्टर ऑल आप मेरे सच में जीजू हैं और आप तो उनके फ्रेंड के है ना, तो उस हिसाब से तो हक मेरा ज़्यादा हो ना आप पे। तो कहती कि हाँ हाँ समझ गई, आगे बोलो। कहती कि वैसे जिस तरह से आप जैस्मिन को देख रहे हो, कहीं ये चीज़ आप पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कंगना दीदी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी आपकी।
तो कहते कि बात तो सही है, तुम बात पते की कर रही हो, पर तुम्हारी बहन को लाइन पे लाने के लिए ना थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। तो कहते कि वैसे कुछ हुआ है आप दोनों में? तो कहते कि कुछ हुआ ही तो नहीं है, यही तो मैटर है। जब ये बोलती है, कहती क्या व्हाट? तो कहती तुम छोटी कभी नहीं समझोगे। आके जैस्मिन बैठती है, जैस्मिन सोच में पड़ जाती है। सानिया को क्या हुआ, जो हमेशा उसको होती है कि आग बबूला हो जाती है, वो आज उसको बैठा रही है, कहती आओ ना बैठो। कहीं ना जब देखती है उसके चेहरे की तरफ, दूसरी तरफ जब किया से बात करने के बाद वो टर्न होती है, तो देखती कि कहीं ना बहुत गुस्से में उसको घूर रही है। कहती ये तो मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मुझे खा ही जाएगी। वैसे भी मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये मुझे मौका दे और मैं इस पर झपट्टा। फिर अपने मन ही मन सोचते हुए फिर उसकी तरफ फिर दोबारा देखती है, फिर शांत हो जाती है। कहती कि अभी मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे सानिया। अभी वो अभी सोचे जा रही होती है, वो बहुत खुश भी हो रही होती है क्योंकि जैस्मिन के आने से शालू जी को लगा होता है कि सानिया परेशान हो जाएगी, और सानिया के चेहरे पर परेशानी दूर दूर तक नहीं दिख रही होती है। शालू जी कहती कि इसके चेहरे पे तो परेशानी और घबराहट होनी चाहिए थी, इसके चेहरे पे तो इतनी शांति और सुकून कैसे है? मैं जो भी चाल चल रही हूँ ये उसके सर के ऊपर से क्यों चला जाता है? खैर अब देखते हैं क्या होता है। गहरी सांस लेके अब वो अपने प्लेट पे ध्यान देने लगती है। सानिया इस बात से खुश होती है कि कंगना उस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उनकी शादी के बाद से कंगना उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है, बल्कि वो चाहती है कि इस तरह से उनका जो रिलेशनशिप है घर के सामने आया है और घर वालों ने कुछ बोला नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ कंगना के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। कंगना सानिया के साथ रिश्ता रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, वो जो भी चीज़ें हों वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो उसके साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, सब कुछ A to Z। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो वो ज़बरदस्ती या फोर्सफुली उस पर छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। घर वाले वेटर को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए होते हैं, नॉर्मल डिनर करने आए होते हैं, जैसे दाल रोटी सब्जी, जिसको जो जो खाना हो सब मंगवा ले, कोई पिज़्ज़ा कोई बर्गर ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहा होता है। खाना आने के बाद अब सानिया का ध्यान जाता है कि कुछ तो बोलेगी। सानिया अपना हाथ धीरे से नीचे करती है और कंगना का हाथ वो पकड़ती है। जैसे पकड़ती है हाथ झटक के कंगना अपना हाथ फिर ऊपर रख लेती है टेबल के ऊपर। तो कहती है कि कहीं मेरे चाल मेरे पे ही तो भारी नहीं पड़ गई। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं ये होने भी नहीं दे सकती। अब इसको क्या हो गया, लगता है कि जैस्मिन के आने से ये खुश नहीं है। ठीक है, वैसे भी जैस्मिन को मैंने थोड़ी ना बुलाया है, इसकी मॉम ने बुलाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अब तो मुझे कहीं इसको मनाना ना पड़ जाए मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। फिर कहते नहीं नहीं, वो अपने आप में ही लड़ रही होती है। फिर उसके कानों के पास आके किया कहती है जीजू। फिर थोड़ा सा हल्का सा सर उसकी तरफ झुकाने के बाद कहती है बोलिए साली साहिबा, आज आप तो गए। तो कहती है क्यों? तो देख नहीं रहे हो दीदी को कितने गुस्से में लग रही हैं, और आपने तो अपनी कब्र खुद खो दी है। आज आप तो गए। जैसे ही किया ये बात कह के हटती है, सानिया कंगना की तरफ बड़े घूर के देख रही होती है। घूर के देखने के बाद कहती है तो सच में बहुत खतरनाक लग रही है। तो ये थोड़ी सी खामोशी रहती है उस टेबल पे। जैस्मिन उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती कि मुझे पता नहीं था कि आप सब यहाँ मिल जाएंगे। मुझे यही लगा था कि
ये तो कहते तब तक उसके बातों को काटते हुए रमा जी कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तो हमारे घर पे आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिन था, इसलिए हम यहाँ पे खाने पे आए थे। और कविता कहती कि वैसे जीजू, तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जीजू वो ऐसे ही बड़े प्राउडली जब सामने को जीजू बोल रही होती है और बिना जीजू के, बिना किसी हेजिटेशन के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो कहते कि सान्या, जीजू, सब रिलैक्स हो जाते हैं। कहते कि अरे यार ये खाना कब तक आएगा जीजू, पता करो ना आप। तो संजय, अरविंद बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या हमें भी बोलना पड़ेगा सान्या को जीजू, सीरियसली। पर देखा जाए तो लीगली ये हमारी बहन से इसने शादी की है, तो अगर रिश्ते के अकॉर्डिंग देखा जाए अरविंद, तो ये हमारी बहनोई ही हुई। पर बहनोई हुई या हुआ, कंफ्यूजन हो रही है यार। छोड़ो, इतना सब कंफ्यूजन हम संभाल नहीं सकते, अरविंद कहता है, और हम खाना खाने पे ध्यान देते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक का भी माहौल होता है, मगर ये रिश्ते को लेके एक दूसरे के मन में कंफ्यूजन सच में उन दोनों के दिमाग को ब्लास्ट कर रहा होता है। और अब इधर कोई गुस्से में लाल हुए जा रहा होता है, वो और कोई नहीं, कंगना होती है। तो जैसे ही वेटर सर्व करने के लिए आता है, तो उसको राइस बढ़ा रहा होता है। तो जब वो राइस का बाउल लिए होती है, उसी दौरान उसी सेम टाइम पे जैस्मिन उसके हाथ से वो राइस का बाउल ले लेती है। अब जैसे ही राइस का बाउल लेती है सानिया के हाथों से, कंगना उसको देख रही होती है ऐसे घूर के कि उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। और इधर से कमेंट्री चल रही होती है किया कि जीजू फिनिश, खत्म, मैटर हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं से वो भाप चुकी होती है जो किया होती है। किया कहती कि अब आपका कुछ नहीं हो पाएगा, अब आपका मर्डर पक्का है। ऊपर से इसकी कमेंट्री और भी खतरनाक। कंगना की आंखें गुस्से से लाल, सान्या के फटे में आ चुकी होती है। सान्या कहती कि यार लगता है ना मैंने गलत टाइमिंग पे जैस्मिन को वेलकम कर दिया, अब फिर मैंने इसको तो राइस का बाउल भी दे दिया। फिर तुरंत नान का प्लेट आता है, नान का प्लेट अपनी प्लेट में रखने के बाद वो नान एक और उठाती है और वो कंगना के प्लेट में रख देती है सान्या। और फिर वो टेबल पे रखने ही वाली होती है, तुरंत उसके हाथों से फिर से जैस्मिन नान का बाउल, मतलब नान का वो ले लेती है प्लेट। अब और चिढ़ जाती है कंगना और वहाँ से उठ के वो चली जाती है। सब लोग उसको जाते हुए देखते हैं, कहते हैं कि रमेश जी पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। शालू जी हंसते कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं भैया, लगता है शायद पहले बोल रही थी कंगना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसका खाने का मन नहीं होगा। बेटा सानिया, जाओ देखो क्या हुआ कंगना को। वो तो समझ चुकी होती है कि अब तो गए बेटा, हाथ साफ खेला खत। इधर से आंखों से इशारा किया किए जा रही होती है, इधर कविता भी आंखों से इशारा कर रही होती है। वो ऑल द बेस्ट कह रही होती है और ये खत्म होने का इशारा कर रही होती है, मतलब उसकी लंका लगी हुई होती है। अपने कदम बढ़ाती है, जाती है उसके साइड में ही, जिस टेबल में, जिस एरिया में उन्होंने टेबल रिजर्व किया होता है, उसके साइड में एक छोटा सा गार्डन एरिया होता है। वहाँ पे जाके कंगना खड़ी हो गई होती है। कंगना खड़ी होती है और कहती है कि ये क्या चल रहा है, हाँ। और
पहले आओ जैस्मिन, बैठो हमारे साथ डिनर करो। उसके बाद चावल के बाउल, नान की प्लेट, ये क्या चल रहा है मेरे सामने? ये हाँ, पहले ही भड़क जाती है और उस पर चढ़ने लगती है। उसके कदम उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं, सानिया की तरफ, कंगना के। और कहती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जैस्मिन से बात करने की, और वो भी इतने हंस हंस के। हाँ, आपको तो बड़ा बुरा लगता है उसके आसपास रहना, और आज बुरा नहीं लग रहा है? आज तो आपको बड़ी खुशी हो रही थी। हाँ, आज उसके लिए आप बाउल बढ़ाए जा रहे हैं, प्लेट बढ़ाए जा रहे हैं, बैठा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आपने मेरे लिए ये सब क्यों नहीं किया? हाँ, कभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें मेरे लिए करते हुए नहीं देखी, और आज बड़े खुले हाथों से आप करने के लिए ये सारी चीज़ें जैस्मिन के लिए किए जा रही हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर फिर से ये सारी चीज़ें दोबारा हुई तो मैं आपका खून कर दूंगी। सान्या कह रही कंगना, मुझे बोलने का मौका तो दो, सुनो तो मेरी बात सुनो। सान्या को बोलने का मौका ही कंगना नहीं देती है। सानिया सुनो तो करती रह जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सानिया कहती है कि देवी माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, और मैंने जैस्मिन को नहीं बुलाया, वो खुद से आई, सुना था तुमने। और जब तुम्हारी माँ हमारे टेबल पे किसी को बुला रही है तो हमें वेलकम करना तो बनता है ना। तो कहती कि मेरी माँ जो भी कहेंगी और करेंगी वो सब में हाँ में हाँ मिलाओगे? तो कहते ऑफ कोर्स, वो तुम्हारी माँ है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कहती अच्छा, ये रिस्पेक्ट पहले क्यों नहीं कर रहे थे? कहती ये करना ज़्यादा हो रहा है, मैं तुम्हारी माँ की रिस्पेक्ट एज ऑलवेज हमेशा से करती आ रही हूँ, तुम्हें भी पता है मैं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। कहती हाँ हाँ ठीक है। वो अपने हाथ को फोल्ड करती है और उसे उसके फेस से अपना फेस अपोजिट कर लेती है। फिर सानिया के सामने, कंगना के सामने सानिया आती है और कहती है जान मेरी बात तो सुनो। तो कहती कि हाँ बोलो। तो कहती इधर 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 मेरी तरफ देख के, उसको अपने तरफ खड़े करके कहती है कि सुनो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और एक प्लेट ही तो था यार, क्या हो जाता है, खाना था, उसको कैसे लो ना। इस बात को कहती है कि ठीक है, मैं कैजुअल ही ले रही हूँ। और तब तक इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा जो अनबन हुई होती है, मतलब हल्का सा जो खींचातानी हुई होती है। अब सानिया कहती अब हंस भी दो यार, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरह से देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन दोनों के बीच में ये हल्की सी नोक झोंक उनके रूह को थोड़ा सा तो सुकून पहुंचाता है। तब तक जैसे ही टर्न लेते हैं, सामने फ्रंट पे जैस्मिन खड़ी होती है। कंगना का दिमाग खराब हो जाता है जैस्मिन को देख के। जैस्मिन फेस बना के अपनी आप को बेचारी दिखाते हुए, आंखों में आंसू और एकदम मासूम सा चेहरा, जो लड़कियों का एक होता है ना, कुछ लड़कियां बनावटी दिखावे पे बहुत ज्यादा जीती हैं। कंगना के अंदर कुछ बनावटी नहीं होता है, मगर सामने वाले के रग रग से वो वाकिफ होती है। पर आज जैस्मिन ने ऐसे रंग चेंज किए होते हैं कि जिससे कंगना भी मात खा जाती है। वो आती है और कंगना के सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है कंगना मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पे, सानिया पे बहुत ज़्यादा जातियाँ की हैं। मैं उन सारी गलतियों को सुधार तो नहीं सकती, मगर तुमसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ। अब तो हमारा रिश्ता बन चुका है, उस रिश्ते के नाते मुझे माफ़ कर देना। मैं ये सोचूंगी कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा पैर पकड़ लेती हूँ, प्लीज़ कंगना, सानिया माफ़ कर दो मुझे। इतनी मासूमियत से जब वो बोल रही होती है, उसके आंखों में जो
पछतावे के आंसू होते हैं। इन सब चीज़ों को देख के कंगना को लगता है कि शायद सच में इसको अपने किए हुए गलतियों पर पछतावा है। इस तरह से जब वो माफ़ी मांग रही होती है तो कंगना उसके सामने आती है और कहती है कि ठीक है, इस तरह से तुम माफ़ी मत मांगो, हम रिश्तेदार हैं और तुम हमारे सामने इस तरह से माफ़ी मांगोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं हम माने या ना माने पर हमारा रिश्ता तो जुड़ चुका है एक दूसरे से, और मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर तुम्हारे माफ़ी मांगने का, मुझे ना माफ़ करने का ये कोई बड़ा रीज़न नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ से एक दूसरे को स्माइल एक छोटा सा देते हुए तीनों आगे बढ़ते हैं। तीनों साथ में आते हैं और बैठ जाते हैं। अचानक से ये माहौल बड़ा अच्छा सा ना हो गया। डाइनिंग टेबल पे हंसी खुशी सब लोग खाना खा रहे हैं। शालू जी भी माफ़ी मांग चुकी हैं और अब जैस्मिन भी। ये चल क्या रहा है बॉस? कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। सानिया कंगना बैठ चुके थे सबके साथ, बड़े प्यार से डिनर एंजॉय करते हैं। उनकी खुशी उस टेबल पे साफ साफ झलक रही होती है, बातों में साफ साफ झलक रही होती है। अब उसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार और एक्सेप्टेंस होती है। शायद अब उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा होता है, जो सोची होती है कंगना और सानिया, अब वो हो रहा होता है। कविता, सानिया, पूरी फैमिली मेम्बर, जैस्मिन। जैस्मिन जब खाना ख़त्म होता है तो वहाँ से वो जाने लगी होती है। जैस्मिन जा ही रही होती है तब तक शालू जी उसको रोकते कहती कि बेटा आज हमारे साथ रुक जाओ, तुम्हें कोई लेने आया है कि नहीं आया है? तो कहती कि कोई नहीं आया है आंटी। तो कहती कि अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ घर चलो। क्यों भैया, सही कहा ना? और सब इकट्ठे लंच डिनर किए हैं तो आज का समय साथ ही गुजारते हैं। तो कहती है कि ठीक है। बाकी लोग असहमति कोई नहीं दिखाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कंगना को होती है। अब कंगना से माफ़ी मांगने के बाद जब जैस्मिन का जो कहते हैं ना कि एक ऑरा होता है वो साफ़ हो चुका होता है, नीट एंड क्लीन हो चुका होता है। जो भी उसने किए होते हैं, जो भी पाखंड उसने रचे होते हैं, वो उसकी एक माफ़ी ने पूरे पाखंड को साफ़ कर दिया होता है। उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होता है कि जैस्मिन अचानक से इतने इत्तेफाक से कैसे मिल सकती है हमसे। किसी को इल्म भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी इल्म नहीं होता है कि ऐसा हम जो सोच रहे हैं सच भी है या नहीं। सानिया गाड़ी बुलवाती है, सब लोग टैक्सी में बैठते हैं। उसने 3 टैक्सी बुक की होती है, 3 से 4 करती है। सब लोग बैठते हैं और घर पे वापस पहुंचते हैं। घर पे वापस पहुंचने के बाद सानिया का फ़ोन बजता है, और सानिया का फ़ोन बजने के बाद उस पे वो अपने डैड का नाम देखती है। तो कहती कि लगता है डैड पहुंच गए। वो घर में एंटर करते ही डैड का फ़ोन उठाते हुए कहती कि हेलो डैड, घर पहुंच गए? मॉम ठीक से आप दोनों पहुंचे ना? तो कहते कि हाँ बेटा, हम लोग ठीक से घर पहुंच गए हैं, और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो गया होगा, तो तुम लोग घर आ जाओ जल्दी से जल्दी। तो कहते हैं हाँ हाँ डैड बिल्कुल, अभी तो हम बाहर खाने के लिए गए थे, आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए फिर बात करते हैं। ऐसा बोल के सान्या फ़ोन रखने वाली होती है, तब तक उसके डैड कहते हैं कि बेटा ठीक है, फ्रेश हो जाओ और हम भी हो लेते हैं, फिर उसके बाद से मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। कहती कि ओके, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, ठीक है डैड? तो कहते हैं उसके डैड कि हाँ ठीक है बेटा, रखो फ़ोन, गुड नाइट। वो भी अपने डैड को गुड नाइट बोलती है और फ़ोन रख देती है। अब सान्या के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी कंगना
और सानिया के बीच जो बातें हुई होती हैं थोड़ा सा एक दूसरे को कन्फ्रंट किए होते हैं, और उस कन्फ्रंट की वजह से सानिया को लगा होता है कि कंगना ये ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो तो समय या कोइंसिडेंटली ये सारी चीज़ें हुई हैं उन दोनों के साथ। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और गेस्ट रूम जो होता है तैयार कराया जाता है, जिसमें जैस्मिन जाकर ठहरती है। कविता को किया के साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है और सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। अब बारी आती है सानिया की। सानिया फ़ोन पे बात करने के लिए रुक गई होती है, कंगना रूम में जा चुकी होती है। कंगना रूम में जा चुकी होती है और टॉवल उठाती है और कपड़े चेंज करके आती है। जो हल्के से कपड़े वो पहन के आती है, उसने हल्का सा कपड़ा पहना होता है, मतलब हल्का लाइक लाइट सा, जिससे उसे कंफर्टेबल महसूस हो सके। वो टी शर्ट और अफ़गानी पहनी हुई होती है। अफ़गानी पहनने के बाद वो आके बैठती है। हाथ में वो लोशन लगा रही होती है, नाइट लोशन क्रीम लगा रही होती है। और नाइट लोशन क्रीम लगाने के बाद जैसे ही वो टेबल के सामने से उठ के अपने बेड पे बैठती है, तब तक दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है और सानिया अंदर आती है। दरवाज़ा को बंद करती है और कुंडी लगाती है। लगाने के बाद सानिया कहती कि मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। कहती है ठीक है। सानिया फ्रेश होने के लिए जाती है, कपड़े लेके जाती है और फ्रेश होने के लिए वो भी कपड़े चेंज करती है। वो ब्लैक कलर का टी शर्ट और लोअर पहनती है। पहन के वो बाहर आती है और वो अपना फ़ोन हाथ में ली होती है। जैसे ही आती है तो देखती है कि सानिया एक बुक लेके पढ़ रही होती है। तो उसको ऐसे बुक पढ़ते हुए देख के सानिया के मन में शरारत सूझती है। वो उसके पास जाती है और उसके कानों के पास हल्की हल्की सांसें छोड़ रही होती है। जब उसकी हल्की हल्की सांसें उसके कानों पे पड़ रही होती है, सानिया बार बार अपने फेस को साइड कर ले रही होती है। फिर थोड़ा और करीब जाती सानिया और उसकी फिर से उसके कानों के पास अपनी सांसों को गहरी गहरी लेते हुए छोड़ने लगती है। फिर से सानिया इस तरह से करे जा रही होती है। सानिया मतलब कंगना के साथ सानिया ये सारी चीज़ें किए जा रही होती है और कंगना और साइड और साइड और साइड एकदम वो बेड के कॉर्नर पे आ चुकी होती है। तब वो अचानक से कंगना अपने हाथों से सानिया को धक्का देती है। धक्का देती है, कहती कि आपको समझ नहीं आता। कहती कि क्या? वो दंग रह जाती है। फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो के कहती कि अरे मेरा कहने का मतलब है कि मैं इधर साइड में गिर जाऊंगी, आप क्या कर रहे हो? तो कहती कि ओह सॉरी सॉरी, आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। पूरा बेड को इशारा करते हुए बीच में उसको कहती कि बीच में आके बैठ जाओ। कहती कि हाँ। तो जैसे बीच में आती है, वो अपने पैरों को पैरों पे चढ़ा के रखी हुई होती है और उसको बड़े ध्यान से उस बुक को पढ़ रही होती है। सान्या थोड़ा सा संकोच करने लगी होती है, क्योंकि अभी उसने जिस तरीके से सान्या को कर दिया होता है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि कंगना क्या चाहती है और ऐसा क्यों। उसको लगा होता है कि शायद वो कॉर्नर बेड के साइड कॉर्नर पे पहुंच चुकी थी, इसलिए। और अब वो सेफ है। फिर से एक बार फिर वो अपनी शरारत स्टार्ट कर देती है। वो अब उसके पैरों को देखती है कि ये बड़े आराम से पैरों पे पैर चढ़ाए हुए हैं, तो उसके पैर के साइड जाती है और उसके पैरों पे वो किस करती है, किस करती है। तो सान्या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहती, उसके किसी भी काम पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती। जैसे ही उसके पैरों पे वो किस करते हुए और धीरे धीरे
उसकी तरफ वो बढ़ रही होती है। जैसे ही वो बढ़ रही होती है, उसके लिप्स करते हुए उसके तरफ आ रहे होते हैं। धीरे धीरे सानिया अपना होश, कंट्रोल और इग्नोरेंस हो रही होती है। अचानक से सानिया खुद को इतना कंट्रोल क्यों कर रही है, कंगना को ये नहीं समझ में आ रहा होता है। सानिया इतना जानती थी कि कंगना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और इस तरह से आज कंट्रोल कैसे कर पा रही है। और वो भी सोच के रखी होती है कि तुम्हारा कंट्रोलिंग मैं टेस्ट करके रहूँगी। सानिया सोच के रखी होती है। जैसे जैसे उसके करीब पैरों से वो बढ़ रही होती है, वो फिर उसका जो टी शर्ट होता है जो कंगना ने पहना होता है, वो धीरे से उसके टी शर्ट में अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसका टी शर्ट जैसे उसके हाथ अंदर उसके कमर पे पहुंचते हैं, सान्या खोने सी लगती है उस मदहोशी में, और टी शर्ट हल्का सा ऊपर होता है। सान्या उसके नाभि पे किस करती है। नाभि पे किस करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ाते जा रही होती है, और जैसे ही वो किस करते हुए बढ़ भी रही होती है तो उसके हाथ से बुक छूट जाती है। और इस तरह की हरकत से वो सिहर सी जाती है। इसकी ये हरकत पे कंगना को सानिया उसको कस के उसके कमर से पकड़ती है और फिर उसको थोड़ा और करीब लाती है। करीब लाने के बाद सानिया अब उसको फिर से उसके नेक पे कस करती है। नेक पे कस करने के बाद वो उसको अपनी तरफ पूरी तरह से खींच ली होती है। सानिया बैठी हुई होती है और कंगना को भी अपने गोद में बैठा ली होती है, और उसके नेक पे वो किस भी तहाशा की जा रही होती है। उसके हाथ उसके बदन को पूरी तरह से छुए जा रहे होते हैं। जैसे जैसे कंगना के हाथ सान सान्या के हाथ कंगना के बदन पे फैल रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सान्या का भी होश खोने लगा होता है, और साथ में कंगना का भी। कंगना उसके हाथ जो होते हैं ना, उसके बालों में होते हैं सान्या के, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में चल रहा ये मोहब्बत का पैगाम कहानी कुछ लिख रहा होता है। सान्या बहुत देर तक उसको किस नेक पे करने के बाद उसके हाथ पूरे उसके बदन पे घूमने के बाद वो अपने हाथों को उसके टी शर्ट से बाहर निकालती है, और कंफर्टेबल करके कंगना को उसके पैरों को अपने साइड कमर से कसते हुए वो समझ जाती है कि शायद इसकी हामी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अब थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस किस को वो जारी रखती है जो उसके नेक पे वो किस कर रही होती है, और धीरे धीरे सान्या कंगना के साथ बेड के साइड बढ़ने लगी होती है, मतलब बेड पर लेटने लगी होती है। और धीरे धीरे सान्या कब कंगना के ऊपर हावी हो चुकी होती है, कंगना को भी ये रत्ती भर भी एहसास नहीं होता है, और इस तरह से उन दोनों के बीच में फिर से उन दोनों का प्यार पनपने लगा होता है। उस प्यार को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं और बेपनाह करते हैं ना, और वो हमारे इतने करीब हो और उससे दूरी बना के रखने की कोशिश करना ही बेकार है, क्योंकि वो हो नहीं पाता है। सान्या जब कंगना के ऊपर आ चुकी होती है
तो उसको उसके लिप्स को अपने होठों में थामते हुए उसको चूमे जा रही होती है, उस पर किस किए जा रही होती है। उसके लिप्स एक दूसरे को बस किस किए जा रहे होते हैं। सान्या जब कंगना को किस कर रही होती है तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। अब उसका हाथ धीरे धीरे जो लैंप होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जब लैंप की तरफ उसका हाथ बढ़ रहा होता है कि अब लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइट की। लैंप को वो जस्ट बताने ही बंद करने वाली होती है, ऑफ करने वाली होती है। तब तक अचानक से कंगना उसको बहुत तेज धक्का मारती है, और जब वो तेज धक्का मारती है तो सान्या का भी दिमाग खराब हो जाता है। तो देखिए, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो कंगना तुम? हाँ, एक बार पास बुलाती हो, एक बार दूर भगाती हो। और उसके तेज झटका देने की वजह से सानिया का लिप कट गया होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप किसेस में होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके होते हैं कि इन दोनों के जज्बात कब उन दोनों पे हावी हो चुके होते हैं, उन दोनों को ही खबर नहीं होती है। और कंगना ने जब उसको पुश किया होता है अपोजिट साइड में, सान्या का लिप कट गया होता है। सान्या समझने की कोशिश कर रही होती है उस सिचुएशन में जहाँ पे वो होती है कि ये क्यों, यार क्या है। जब उसके होठ से खून बह रहा होता है तो कंगना उसके पास आती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो फट से उठती है, बेड साइड फर्स्ट किट ढूंढने लगती है। फर्स्ट एड किट ढूंढते ढूंढते उसको कहीं से मिलता है और वहाँ से वो डेटॉल निकाल के उसके लिप पे लगाती है। लिप कुछ ज़्यादा ही कट चुका होता है। कटने के बाद उसको उस पर डेटॉल से साफ करने के बाद कहती है कि तुम सो जाओ। कंगना ऐसा बोलती है सान्या को, और खुद भी वो लेटने के लिए बेड साइड बढ़ जाती है। कंगना इतनी आसानी से चुपचाप जाके बेड साइड सोने के लिए चली गई है और उसके होठ कटा, और वो ऐसा उसका बिहेवियर, उस पर उसको कुछ नहीं बोलना है। सान्या कहती है कि कंगना आखिर हुआ क्या है तुम्हें, बोलोगी कुछ? सान्या अभी गुस्से में होती है, क्योंकि जो कंगना ने किया होता है उससे वो डिसअपॉइंट भी होती है, और उसका इस तरह से सडन बदला हुआ बिहेवियर उसको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वो जो उनके बीच हो रहा होता है वो पहली बार तो होता नहीं है। वो उनके साथ और उनके बीच कई दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी होती हैं, और अचानक से क्या हो गया है, क्या हो गया है कंगना को, ऐसा क्यों कर रही है? बस इस बात को वो समझना चाहती है, और उससे ये पूछना चाहती है कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों को करने का। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, और सामने से वो सवाल का जवाब भी मांग रही होती है। सान्या को बिना जवाब दिए कंगना अपने बेड साइड पे बैठ जाती है, कहती है कि कुछ नहीं, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। कहती है कि नहीं, तुमको मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तुम मेरे साथ ये बिहेवियर किए जा रही हो क्या गया तुम्हें? कुछ बुरा लगा, कुछ गलत लगा तो कहो ना तुम मुझसे। सान्या कुछ नहीं बोलती है। सान्या सॉरी, कंगना कुछ नहीं बोलती है। सान्या सवाल किए जा रही होती है, और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम के वो इस बार उसके बैक साइड जब वो बैठी होती है तो कंगना का हाथ सान्या आके अपने हाथों में होल्ड करके उसको बैठ के पूछ रही होती है घुटने के बल, और उससे अपना हाथ झटकाते हुए कहती तो मैं चुप नहीं रह सकती। ऐसा क्या होता है?
कंगना क्यों चिड़ी हुई है सानिया पे? इस बात से क्या मतलब है? ऐसा क्या कर दिया है कंगना ने जिससे सानिया ने जिससे कंगना इतनी चिड़ी हुई है? तो इस ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप सबको मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।